ठीक है, हमें प्रिपरेशन में ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर नोट्स थे तो अब तक सब कुछ नोट्स से अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन प्लस जो बीच में हम लोग का टेस्ट हुआ था अक्टूबर में, लास्ट में इसका या नवंबर में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था शायद, जब भी हुआ था तो उस टाइम भी मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे, उसका आंसर भी शेयर किए थे, एक नोट्स भी शेयर किया था, वो सब रिवाइज होना चाहिए। आज हम फिर से एक नोट्स के साथ रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आराम से इसको देखो सुनो और फिर से एक्सरसाइज में जो गलत हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, बट स्पीड अपनी फास्ट रखना। मेरी भी वीडियो की रिकॉर्डेड लेक्चर देखते वक्त फास्ट कर सकते हो, बट स्किप मत करना कुछ भी, सब कुछ आता है फिर भी एक बार सुन लो। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन वाले फिनोमेना को अगर हम देखें या मास फ्लो, ठीक है, मास फ्लो, बल्क फ्लो, जिस तरीके के फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करें तो हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को देखना पड़ेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस तक किस तरीके से प्लांट में वाटर, न्यूट्रिशन, सॉल्ट, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर बेटा? ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन क्या है? वी ऑल नो कि लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। क्लियर? एरियल पार्ट में कुछ भी आ सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, लीव्स हो सकती है, स्टेम हो सकता है, ऑफ लिविंग प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। लेकिन मेनली कहाँ से होता है? मेनली की बात आए तो लीव्स पोर्शन से होता है, लीफी स्ट्रक्चर जो होते हैं वहां से ट्रांसपिरेशन होता है। क्लियर? अब कर्टिस का एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कर्टिस सेज ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल एविल। व्हाई एसेंशियल एविल क्यों कहा था कर्टिस ने? एक तो ये लॉस हो रहा है, इसमें वाटर का लॉस हो रहा है, लेकिन ये एसेंशियल है ताकि पूरा कूलिंग इफेक्ट और सारा एक प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपिरेशन पुल वाली थ्योरी चाहिए, हमें पुल वाला फोर्स चाहिए, प्रेशर चाहिए, वो क्रिएट हो सके। ठीक है, फिर जो प्लांट का एक तरीके से समझो एक्सटर्नल कैनोपी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उनको कूलिंग इफेक्ट भी कर रहा है। तो जो भी इसमें यूज हो रहा है या लॉस हो रहा है वो रिक्वायरमेंट है, तो इट इज एसेंशियल एविल बाय कर्टिस। ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल एविल, स्टीवर्ट ने कहा इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये इस तरीके का है, लेकिन हमें लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको एविल की कैटेगरी में ले लेते हैं। द मिनिमम ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन सकुलेंट xerophytic plants and maximum transpiration is found in mesophytes. Transpiration is absent in algae, fungi and submerged aquatic plants. ठीक है, हमें इन सबकी प्रॉपर्टी पता है, सकुलेंट जीरोफिटिक कैसे होते हैं, इन जीरोफिटिक होंगे तो उसमें मिनिमम ट्रांसपिरेशन होगा। मीजोफाइट्स जो नॉर्मली ग्रो करने वाले हैं, मीडियम, मीजो मीन्स मीडियम, मीडियम कंडीशन वाले, उन सब में क्या होगा? हाई होगा, मैक्सिमम होगा। एंड अब्सेंट के लिए पॉइंट लिख लेना कि एल्गी में नहीं होता, फंजाई में नहीं होता, एंड सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स में नहीं होगा। फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो मेन ट्रांसपिरेशन का लोड जिसके ऊपर है वो क्या है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, 50 टू, अब हम एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे बेटा, 50 to 90% ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। क्लियर? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट है? लेयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, मेनली स्टेम और लीव्स की एक्सटर्नल लेयर, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स स्ट्रक्चर पढ़ाया है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टेमेटा पे भी प्रेजेंट होती है लेंस लाइक स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में ये हम लोग देखे थे, लेंस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, वहां से अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्लियर है बेटा? ठीक, अब परसेंटेज याद रखना है बेटा। देखो, स्टोमेटल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सबसे मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन का जो साइट है वो क्या है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। 50 to 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस बाय द स्टोमेटा। अब इसके पीछे आपको स्टोमेटा क्या है, कैसा अरेंजमेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। क्यूटिकुलर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल। क्लियर? ये नोट्स में आज ग्रुप में वहाँ ऐप पे शेयर कर दूंगी, तो लाइन बाय लाइन तुम लोग पढ़ लेना, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। Wax like thin layer present on epidermis, about 9 to 99.9% transpiration is cuticular। और सबसे लो अमाउंट में क्या हो गया? 0.1
to 1% by the lenticular. लेंटिसल्स प्रेजेंट होंगे और वो ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले करेंगे, तो उनकी परसेंटेज कितनी होगी? 0.1 to 1%. क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है किसी को? देन एक टर्मिनोलॉजी फोलिएज है, ठीक है। फोलिएज लीव फोलियर स्ट्रक्चर हम लोग लैमिना के लिए यूज किए थे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि फोलियर ट्रांसपिरेशन इंक्लूड्स विच पोर्शन। तो जो भी लीफ का लैमिना वाला पोर्शन है वहां पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो सब किस में आ जाएगा? फोलियर ट्रांसपिरेशन। तो इसमें लेंटिसल्स नहीं आएगा, बाकी स्टोमेटा और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन दोनों आ जाएगा। लेंटिसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो टोटल ट्रांसपिरेशन अकरिंग थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड एज फोलियर ट्रांसपिरेशन। तो फोलियर ट्रांसपिरेशन के लिए लिख लेना स्टोमेटल प्लस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड इट इज लीफी पोर्शन, ठीक है, फ्रॉम द लीफ। ये जो पोर्शन हो गया ना आपका लीफ लैमिना वाला पोर्शन, इस पोर्शन से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो सब किस में आ जाएगा? फोलियर ट्रांसपिरेशन में। और इसमें दो तरीके का ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक तो एपिडर्मल जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके थ्रू, और एक मिनिमम अमाउंट में क्यूटिकल्स के थ्रू, लीफी लेयर के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके थ्रू। इज इट क्लियर? एनी डाउट? खुशी, अंकिता, कुछ पूछना है यहाँ पे? रिप्लाई तुम लोग फास्ट फास्ट करोगे एकदम। अब ना अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टोमा क्या है, गार्ड सेल क्या है, सब्सिडरी सेल क्या है, एपिडर्मल सेल क्या है, ठीक है। तो स्टोमेटा एक पूरी apparatus है, पूरे यूनिट को बोलते हैं स्टोमेटा, जिसमें गार्ड सेल है, ओपनिंग स्टोमा है, एंड देन चलो मैं मार्क कर दे रही हूँ, एक फटाफट रिकॉल हो जाएगा। स्टोमेटल अपर्चर जो स्टोमा या यूस्टोमेटल अपर्चर, देन गार्ड सेल, देन क्लोरोप्लास्ट उसमें दिख रहा है, सब्सिडरी सेल्स जो सराउंड की होंगी, एंड देन फिर एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल की ही कुछ क्लोरोफिल बियरिंग सेल्स हैं, स्टोमेटा जो होती है क्लोरोफिल बियरिंग सेल्स हैं, और which having guard cell check helps in transpiration, closing and opening of guard cell plays important role in transpiration। तो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद किडनी शेप होता है और डंबल शेप होता है। किसमें डंबल शेप होता है, किसमें किडनी शेप होता है? मोनोकॉट में क्या होगा? Aerial delicate organ and on surface of the leaves in the form of minute pores। minute pores जो होते हैं उनके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। Stomatal pore is surrounded by two specialized epidermal cells called guard cell। They are kidney shaped, reniform और bean shaped। अब ये शेप याद रहना चाहिए। और crescent cell। Guard cells have chloroplast, correct, monocot में डंबल शेप। Guard cells have chloroplast differ from other leaf epidermal cell। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये डिफरेंट नेम इसके क्वेश्चन बन गए। क्लियर? लोकेशन इसका क्वेश्चन बन गया। यही तो है एमसीक्यू। और वॉल कैसी होती है गार्ड सेल की? The shape of guard cell in inner outer। The shape of guard cell in monocot, Gramineae और Poaceae family की बात करें, grass family means monocot is dumbbell shape। The outer wall of the guard cell is thin and elastic, while inner wall is thick and elastic। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें ये पॉइंट। थिन एंड इलास्टिक आउटर, थिक होती है इनर, और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ओपनिंग में। एंड उसके बाद
जो हमने रेडियली अरेंजमेंट हम लोगों ने जो रेगुलर क्लासेस थी वहां पे पूरा प्रॉपर इसका मैकेनिज्म देखा था। रेडियली अरेंजमेंट माइक्रोफाइब्रिल्स जो प्रेजेंट है उनका इंपॉर्टेंट रोल था। इस तरीके से आउटर लेयर से इनर लेयर तक ये प्रेशर को क्रिएट करने पे ये इस तरीके से फोर्स ले रहे थे, ठीक। तो ये ओपनिंग में हेल्प कर रहे थे, हमें वो सब वो भी पॉइंट याद रखना है। The outer wall of guard cell is thin and elastic, while inner wall is thick and elastic. In the walls of guard cell, there are radially arranged cellulose microfibrils. Cellulose के बने हुए microfibrils होंगे. Guard cells are surrounded by some specialized epidermal cells called subsidiary cells or accessory cells. Subsidiary cells में deposition किसका होता है? Rich in which ion? Subsidiary cell. पोटेशियम का होता है ना बेटा। मैकेनिज्म क्या थी? पोटेशियम हाइड्रोजन पंप, पोटेशियम प्रोटॉन पंप, ठीक है। एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नेम है, तो उसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती थी। Guard cells surrounded by some specialized epidermal cells called subsidiary cells or accessory cells. Air chamber below the stomata is called substomatal cavity. कहाँ है इसकी लोकेशन? इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी सेल इंपॉर्टेंट है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। द कॉज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज अ चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें क्या है? टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी क्या, ठीक है। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, टर्जिडिटी कैसे होती है? जैसे वाटर एंटर करेगा, कोई चीज स्वेलअप होती है, वही उस सेल के फिनोमेना में टर्जिडिटी है, ठीक है। जब एक सेल अपने स्ट्रक्चर को फुल्ली स्ट्रक्चर को रिटेन कर लेगी तो वहां पे टर्गर प्रेशर पूरा फुल टर्गर प्रेशर जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वाटर को वो इंटैक्ट कर लेगी प्लांट सेल के केस में, ठीक है, क्योंकि वहां आउटर बाउंड्री सेल वॉल होगा। एनिमल सेल के केस में रप्चर कर जाएगी, बस्टिंग हो जाएगा उस सेल का, लेकिन प्लांट सेल के केस में सेल वॉल की कवरिंग रहेगी, उस वजह से बस्टिंग नहीं होगा, लेकिन एक अगेंस्ट में उसके प्रेशर लगेगा, वॉल प्रेशर। सेल वॉल प्रेशर या वॉल प्रेशर इज द सेम फिनोमेना, लेकिन वॉल प्रेशर के लिए कभी तुम लोग ये मत सोचो कि एक फ्लैसिड सेल या एक हाइपरटोनिक प्लाज्मोलाइज सेल के पास भी वॉल प्रेशर होगा, नहीं। जब तक टर्जिडिटी नहीं होगी तब तक वॉल प्रेशर नहीं लगेगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी इतना स्पेस कवर कर ले कि वो सेल वॉल से टच हो रही हो, सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगी, तब वहां पे वॉल प्रेशर अपोजिट प्रेशर वर्क करता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान रखा करो ऐसे छोटे छोटे फंडामेंटल। When guard cells become turgid, stomata open. अब हमने बोला कि यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स और सब स्ट्रक्चर है, तो जब ये टर्जिड होगा इसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ेगा, तो इधर इलास्टिसिटी है, ठीक, इधर फोर्स है, तो ये इसको इधर की तरफ पुल करेगा। एज ए रिजल्टेंट क्या होगा? ये अगर पोर ऐसे क्लोज था तो ये ओपन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? मैकेनिज्म को देखते हैं, बट बेसिक तो यही चल रहा है कॉन्सेप्ट। स्टोमेटा ओपन्स एंड व्हेन गार्ड सेल्स बिकम फ्लैशिड, स्टोमेटा क्लोजेस। जब उसके अंदर सिंपल सी चीज है, अगर आप एक बलून के अंदर वाटर भर रहे हो तो वो बलून अपनी साइज को बड़ा करता जाएगा, ठीक है, उसकी बाउंड्री पहले से डिसाइडेड है, अब वो कितना वाटर या कितना एयर ऑक्यूपाई कर सकता है उसके अकॉर्डिंग वो साइज लेगा, ठीक। अब जस्ट हम उस बलून को एक बॉक्स में रख दे तो वो एक साइज के बाद जाके फिक्स हो गया। सेम वे में एक सेल तब तक ही बढ़ेगी जब तक उसके सेल वॉल से अटैच नहीं होगी या सेल वॉल वाली बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी। और आप फ्री स्पेस में अगर एक बलून को फुलाओ तो बहुत बर्थडे वगैरह में फील भी किया होगा, फूटते हुए देखा होगा, ठीक है। तो हम ज्यादा एयर भरते जाते हैं तो फिर वो फूट जाता है। तो सेम फिनोमेना हैपन विद द एनिमल सेल, क्योंकि वहां पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? तो हमें ये याद रखना है कि टर्जिड सेल, यहाँ से क्वेश्चन ये है कि टर्जिडिटी फुल होगी तो स्टोमेटा ओपन होगा, गार्ड सेल ओपनिंग में रोल प्ले करेंगे, एंड फ्लैसिड होगी अगर सेल तो स्टोमेटा क्लोज होगा। इज इट क्लियर?
नाउ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की अगर बात करें ऑफ गार्ड सेल इज हाई, देन गार्ड सेल बिकम्स turgid by absorption of water through endoosmosis from nearby cell. अब हमें पता है कि एंडोऑस्मोसिस वाटर अंदर आ रहा है, ठीक, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका हाई होगा, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल उसका हाई है तो उससे उसके अंदर की तरफ वाटर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल न्यूमेरिकली सेम वैल्यू होंगी, साइन क्या होता है, निगेटिव। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव, पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगा एंड प्रेशर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये ध्यान में रखना। अगर एक कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल और प्रेशर दोनों आ रहा है तो प्रेशर विल बी पॉजिटिव एंड in biology with respect of biology and potential will be negative। तो एक चीज ये शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख लो तुम लोग, प्रेशर ऑलवेज पुश पुश फिनोमिना को शो करता है एंड पोटेंशियल पुल फिनोमिना को शो करेगा बायोलॉजी में, एंड इट इज अ पॉजिटिव एंड पोटेंशियल इज नेगेटिव वैल्यू। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इट डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ये हम लोग को पता है, वाटर पोटेंशियल में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लियर है बेटा। तो अब ये क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई होगा गार्ड सेल का, तो गार्ड सेल बिकम टर्जिड, क्योंकि वाटर जो बाहर है सब्सिडरी सेल वहां पे वाटर कंसंट्रेशन हाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल इधर हाई है तो वाटर अंदर की तरफ आ जाएगा और एंडोस्मोसिस के प्रोसेस से वहां पे टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। When osmotic concentration or OP is guard cell decreases, then guard cell become flaccid। अगर solute potential या osmotic pressure, osmotic potential ये सब डिक्रीज होता है तो उस टाइम क्या होगा बेटा, गार्ड सेल से वाटर जाएगा और वो फ्लैसिड कंडीशन में रहेगी, ठीक है। ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल इनर थिक वॉल ऑफ बोथ गार्ड सेल बिकम फ्यूज एंड स्टोमेटा क्लोज। अब मैंने गार्ड सेल की जो वॉल बताया था वो मैंने बताया था इस तरीके से जॉइंटेड दो पॉइंट पे, ठीक, तो ये हमेशा या तो ओपन रहेगी या तो ये क्लोज हो जाएगी, तो आपस में फ्यूज कर जाएगी। कोई डाउट यहां से? Opening of stomata is also added due to the orientation of microfibrils in the cell wall। अब ऑप्शन में आपको कंसंट्रेशन आ जाता है, ऑप्शन में आपको सब्सिडरी सेल्स में पोटेशियम आयन का होना आता है, या ऑप्शन में आपको माइक्रोफाइब्रिल का आता है और ऑल ऑब्जर्व आता है, तो आपको ऑल ऑफ द एबव के लिए जाना पड़ेगा, क्लियर है बेटा। द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो एडेड। अब इसमें पूछता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है। अगर वो इस तरीके के इलास्टिसिटी और थिक और थिन लेयर को नहीं शो करेगी तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाएगी, क्लियर बेटा। तो द ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, अगेन दिस इज एन एडॉप्टेशन। अगर वो रेडियली की जगह इस तरीके से होता, अगर सपोज ये हमारे सामने गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में हम अब बनाए फाइब्रिल। फाइब्रिल अगर इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली होती तो ये किस तरीके से इसको प्रेशर देती, ये इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका ओरिएंटेशन क्या है, रेडियली। रेडियली है तो वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ही वर्क करेगी। इस तरीके से हो जाती तो फिर तो अपर एंड लोअर साइड में वर्क करती, तो उससे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाते, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जरूर डिफाइन हो जाता है माइक्रोफाइब्रिल की वजह से, लेकिन वो अरेंजमेंट जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में रोल उनको प्ले करना है वो फंक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली रेदर देन लॉन्गिट्यूडनली मेकिंग इट इजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन, क्लियर। अगेन हमें ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर। फ्लैसिड स्टेज में देखो कैसे है, गार्ड सेल क्लोज है, ठीक। टर्जिड स्टेज में
रेडियली जो अरेंजमेंट है और इलास्टिसिटी है, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर, वाटर का फ्लो, ये सारी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और लास्ट में टर्जिड हो जा रही है गार्ड सेल, तो उसमें बाहर की तरफ एक पुल फिनोमेना की वजह से वो स्टोमेटा की ओपनिंग कर देती है। क्लियर बेटा? और apparatus को याद में रखना है कि इसमें गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल्स दोनों प्रेजेंट हैं। कोई डाउट यहाँ पे बच्चा? Cell wall bordering the stomatal pore is thicker than that of next to the surrounding cells. Aperture closed, aperture open. अब हम अगर थ्योरी की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो मैंने इसको क्लास में डिटेल्स में बताया हुआ है बेटा, ठीक, कि किस तरीके से एक्टिव पोटेशियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज पंप काम करता है और उससे ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पढ़ा दूं क्या इसको एक बार? चलो सुन ली लो। This is the most modern and accepted theory of stomatal opening. First of all, Fusino observed influx of potassium ion in guard cell during stomatal opening. Detailed study of this phenomena was done by Levitt. दो scientist हैं, ध्यान में रखना. According to his, stomata open by following mechanism. क्या mechanism होती है stomata opening की? कोई बताएगा? तो हम अगर चलो अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना। अगर हम ये कहें कि टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल जो चेंज हो रही है उसकी वजह से स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे थ्योरी क्या है? दैट थ्योरी इज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी एंड एक हार्मोन का रेगुलेशन भी है यहाँ, एब्सिसिक एसिड, याद रखना। स्ट्रेस कंडीशन में जो फेवर करता है दैट इज एब्सिसिक एसिड। अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो वो स्टोमेटा को क्लोज रखेगा, ठीक है, फेवरिंग, इसलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। कई और स्ट्रेसेस में भी रोल प्ले करता है, वो हम ग्रोथ हार्मोन में बताएंगे। तो हम यहाँ पे फिनोमेना क्या था कि पहली बात तो स्टार्च यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पीपी ऑक्सोलो एसिटिक मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और उससे मैलेट आयन और प्रोटॉन आयन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। मैलिक एसिड आयनिक फॉर्म में जाएगा तो मैलेट आयन होगा। अगर कोई भी एक्टिविटी में जब एसिडिक ऑर्गेनिक एसिड कंट्रीब्यूट करते हैं किसी पाथवे में तो उसको आयनिक फॉर्म में कंट्रीब्यूट करना होता है, और वहां पे हम लोगों ने कई साइकिल देख रखी है, जैसे ऑक्जेलो एसिटेट, ठीक है, मैलेट, फ्यूमरेट, आइसोसिट्रेट, इस तरीके से क्रेब साइकिल्स में भी हमने अलग अलग देखा हुआ है। तो वहां पे एट 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 सफिक्स को यूज करेंगे और वहां पे प्रोटॉन आयन रिलीज होगा, ठीक है। तो स्टार्च कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, देन डिसोसिएटेड इनटू, सुनना भी ध्यान से क्या बोल रहे हैं, डिसोसिएट इनटू मैलेट आयन एंड प्रोटॉन आयन, ठीक है, H प्लस आयन एंड मैलेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। फिर क्या आएगा? दिस H प्लस आयन, अब ये H प्लस आयन क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, किसके साथ? आयनिक बैलेंस रखना है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, किसी पॉजिटिव चार्ज के ही आयन के साथ उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन एक्सचेंज विद पोटेशियम आयन, H प्लस, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये इस पे ध्यान देना, प्रोटॉन एक्सचेंज विद पोटेशियम आयन, तो प्रोटॉन बाहर की तरफ जा रहा है एंड पोटेशियम आयन अंदर एंटर कर रहा है। क्लियर? ठीक है, कहां से आ रहा है इसके लिए एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। सब्सिडरी सेल्स, सब सब्सिडरी सेल्स आर स्टोर हाउस ऑफ व्हाट? स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। के प्लस का स्टोर हाउस कहाँ है? सब्सिडरी सेल में। आयनिक बैलेंस के लिए वो किसके साथ इंटरचेंज किया? मैलेट के से जो प्रोटॉन रिलीज हुआ था,
H+ फॉर्म में रिलीज हुआ, H+ रिलीज हुआ था, वो बैलेंस किया, पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ लिया एंड प्रोटॉन बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, तो और ये एनर्जी को यूज कर रहा है इसलिए इसको एक्टिव बोल रहे हैं। तो एटीपी दिख रहा है हमें, एटीपी, एडीपी। ठीक है, एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी में ब्रेक डाउन हुआ और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी यूज किया गया, इसलिए इस पंप को क्या बोल रहे हैं, एक्टिव पोटेशियम एंड प्रोटॉन पंप, या यू कैन से एक्टिव पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी, और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, अब ये मैलेट से मैलेट के साथ बाइंड कर जाएगा कौन, पोटेशियम। पोटेशियम आयन जो आया है बाहर से सब्सिडरी सेल से, वो बाइंड किसके साथ किया, मैलेट के साथ बाइंड किया। तो मैलेट और पोटेशियम आयन बाइंड करके क्या बना देंगे, पोटेशियम मैलेट। ठीक है, एंड पोटेशियम मैलेट की अब यहाँ पे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये क्या है, ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव, जो इसके अंदर नॉर्मल शुगर प्रेजेंट थी उससे ज्यादा ये एक्टिव है, ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव देन नॉर्मल शुगर। क्लियर? ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, केमिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव है, इट मीन्स कि अब ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कराएगा, वाटर अंदर की तरफ आएगा और उससे ऑस्मोटिकली एक्टिव है, राइज इन ओपी एंड देन एंडोऑस्मोसिस, वाटर अंदर की तरफ आएगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी एंड गार्ड सेल की टर्जिडिटी से स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी। अगेन आई रिपीट, पूरे प्रोसेस को ध्यान में देखो, कार्बोहाइड्रेट कह दें या हम स्टार्च कह दें या हम पॉलीसैकेराइड कह दें, सब एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च, स्टार्च फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट पाथवे, पीपी, ओए, ऑक्जेलो एसिटिक, इन सब से कन्वर्ट होते हुए मैलिक एसिड को फॉर्म किया, मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ और हर एक्टिविटी एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड होगी बेटा। मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ मैलेट आयन में एंड हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन के साथ पोटेशियम पंप की तरफ गया, पोटेशियम पंप के पास गया और हाइड्रोजन आयन आउटसाइड द गार्ड सेल ट्रांसपोर्ट कर जाएगा एंड पोटेशियम आयन फ्रॉम सब्सिडरी सेल टू इनर साइड द गार्ड सेल। अब जो पोटेशियम आयन आया है वो मैलेट के साथ बाइंड कर जाएगा, पोटेशियम आयन और मैलेट के बाइंडिंग से पोटेशियम मैलेट बनेगा और पोटेशियम मैलेट की टेंडेंसी जो है वो ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव है देन द कंपेयर टू स्टार्च, जो अंदर स्टार्च प्रेजेंट था वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, मतलब कंपेयर टू पोटेशियम मैलेट वो इनएक्टिव था। और ऑस्मोटिकली एक्टिव होने से क्या हुआ है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर राइज होगा, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी एंड स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक, और ये कई गुना हाई हो जाएगा जिससे फ्लो ऑफ वाटर एकदम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन शेयर गार्ड सेल ऑस्मोटिक प्रेशर राइजेस मेनी टाइम्स एंड स्टार्ट्स flow of water inside the guard cell by the endoosmosis process, and as a resultant turgidity guard cell retain the turgidity. ठीक है, and it cause opening of stomata. now अगर इसकी अपोजिट बात करें, स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा, तो वहां पे एब्सिसिक एसिड का रोल है। ठीक है, किसी को याद है, एक कंडीशन थी कि पीएच एसिडिक होगा, रात के टाइम पीएच एसिडिक होगा और वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगी, फिर वहां पे क्लोरोप्लास्ट एब्सिसिक एसिड को रिलीज करेगा एंड पोटेशियम आयन पोटेशियम और हाइड्रोजन पंप जो था वो एक्टिव होगा, फिर से फ्लो रिवर्स हो जाएगा, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप से पोटेशियम पोटेशियम रिटेन आ जाए बाहर की तरफ आएगा, हाइड्रोजन अंदर की तरफ जाएगा और फिर वो मैलेट आयन से बाइंड कर जाएगा, मैलिक एसिड को फॉर्म करेगा, मैलिक एसिड फिर कन्वर्ट होगी स्टार्च को फॉर्म करेगी, स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा और उस प्रोसेस से वाटर बाहर की तरफ फ्लो करने लगेगा, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी एंड एज अ रिजल्टेंट जो सेल होगी वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी गार्ड से और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। कोई डाउट?
ठीक है, एब्सिसिक एसिड का रोल याद रखना। तो ये है पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थ्योरी। When plant hormone abscisic acid is ABA का full form क्या है? Abscisic acid. When plant hormone ABA is formed in guard cell, it interferes with the exchange of potassium hydrogen in guard cell, resulting in reverse reaction of opening stomata. Hence, stomata get closed. High concentration of potassium ions in guard cell is electrically balanced by अब जो पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो भी किससे बैलेंस होगा बेटा? क्लोराइड आयन से। एंड मैलेट आयन विच प्रेजेंट इन गार्ड सेल, मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, नहीं तो वहां पे पोटेंशियल जनरेट होना है, एक गैप ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस क्लियर है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है उस क्वेश्चन पे भी फोकस हो गया। नाउ फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब कोई चीज अफेक्टेड हो रहा है तो उसके जो फैक्टर है उसके फंडामेंटल्स पता है कि वो कैसे उस पर डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है या इनडायरेक्टली रिएक्ट एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, उसी तरीके का उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होगा। क्लियर? तो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, एक हो गया प्लांट के इंटरनली फैक्टर्स। सुन रहे हो ना सब ध्यान से? इन्वायरमेंटल फैक्टर जो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं, जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सब एक्सटर्नली हैं, उनका हवा चल रही है, इन सब चीजों का ट्रांसपिरेशन के रेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक इंटरनली प्लांट में पोटेशियम आयन कैसे है, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा चल रहा है, प्लांट में एब्सिसिक एसिड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इन सभी का एक इम्पैक्ट हो जाएगा, दैट इज इंटरनल फैक्टर ऑफ ट्रांसपिरेशन। इज इट क्लियर? तो एक्सटर्नल फैक्टर में देखें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? राइज इन ह्यूमिडिटी मतलब आसपास की जो एयर है वो सैचुरेटेड हो गई है, ठीक है, सारे एयर वाटर को बाइंड करके रखा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड कर रखा है, दैट विल रिजल्ट इन द राइज इन ह्यूमिडिटी। हम तो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, इस चीज को फील भी बहुत करते हैं ना। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी तो वहां पे जो एक्चुअली वहां पे प्रॉब्लम, वहां पे फिनोमिना क्या चलना है? वेपर प्रेशर ग्रेडियंट का। वेपर प्रेशर ग्रेडियंट गार्ड सेल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, उसके बीच में गैप क्या है? वही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिसाइड करेगा, ये बेसिक्स है। ठीक, तो ह्यूमिडिटी से क्या होगा? वहां पे फ्री एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज इनडायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, टीआर लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन रेट उसका मीनिंग होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। At higher atmospheric humidity, transpiration may stop, but stomata remains completely open. टेम्परेचर, अब ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। टेम्परेचर, टेम्परेचर का फिनोमिना ऐसा है कि अब ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। टेम्परेचर हाई हुआ है मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा, लेकिन अब जो सपोज कि टेम्परेचर हाई ही रह गया, अंदर का वाटर सब इवापोरेट हो गया, बाहर बाहर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो एक टाइम के बाद टेम्परेचर डिक्लाइन इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले राइज इन ट्रांसपिरेशन रेट एंड देन डिक्लाइन, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो ध्यान में रखना है इसको, शायद यहाँ पे लिखा नहीं है। ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, बट हमें एक लिमिट ध्यान में रखनी है। द वैल्यू ऑफ, तो ये तुम्हारा इस तरीके का कर्व बन जाएगा,